नमस्कार विद्यार्थियों। हम लॉकडाउन के अंदर जो 10th क्लास की विज्ञान की सीरीज चला रहे थे उसमें आज हम एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इससे पीछे जो हमने चैप्टर किया था वो था रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जैव विविधता जो चैप्टर है ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, 12th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। तो देखिए जैव विविधता है क्या। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, जैव का अर्थ होता है जीव और विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग अलग जीवों की जातियां ही क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती हैं। जैसे अगर अपने बात करें कि ये एक स्पेसिफिक एरिया है, एक जंगल है, इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग तरह की जातियां होंगी। जैसे कुत्ता होगा, शेर होगा, ठीक है, नीम का पेड़ भी होगा, आम का भी होगा, इसके अलावा बैल होंगे, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जीव जातियां होंगी। तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जब बहुत सारी जीव जातियां होती हैं तो उसे कहा जाता है जैव विविधता, ठीक है। तो अगर अपने इसकी डेफिनेशन देंगे तो सिंपल वे में अगर लिखें तो ये भी लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की अलग अलग प्रजातियां, यहाँ अपने इसको ये भी दे सकते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न सजीव क्या है, जैव विविधता है। यानी कि सिंपल वे के अंदर अगर मैं बात करें तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जीवों की अलग अलग जो जातियां होती हैं वही क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया में जीवों की अलग अलग जातियां ही जैव विविधता हैं। अब बात करें कि सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया, तो इस जैव विविधता शब्द का उपयोग करने वाला जो पहला साइंटिस्ट था वो था एफ डैशमैन का एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा था कि अर्थ के ऊपर जो जितने भी जीव जातियां पाई जाते हैं उनको डिस्कवर करने की प्रयास किया उसने कि अर्थ के ऊपर कितने तरह के जीव हो सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए उसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उसने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, किसका, बायोडाइवर्सिटी का, और साइंटिस्ट का नाम क्या था, एफ डैशमैन, ठीक है। तो आगे देखिए, अब जो जैव विविधता है बहुत ही व्यापक शब्द है। बहुत व्यापक शब्द का अर्थ ये है कि जैव विविधता को किसी स्पेसिफिक एरिया से स्टडी नहीं किया जा सकता। जैव विविधता का मतलब ही ये है कि धरती पर पाए जाने वाले जीवों, धरती पर जो जीव पाए जाते हैं उनकी विभिन्न विभिन्न जातियाँ, और बहुत सारी जातियाँ हैं। और जातियाँ कितनी हैं, एक असेसमेंट यानी कि एक रिपोर्ट जो है, ठीक है, मिलेनियम इकोलॉजी असेसमेंट की जो रिपोर्ट बताती है उसके अनुसार जीवों की धरती पर लगभग 17 लाख से 200 लाख प्रजातियां हैं। 17 लाख से 200 लाख प्रजातियां हैं। ये कौन सी रिपोर्ट बताती है, मिलेनियम इकोलॉजी असेसमेंट की रिपोर्ट बताती है कि जीवों की धरती पर लगभग 17 लाख से लेकर 200 लाख तक की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इनमें से जो डिस्कवर हुई हैं वो मात्र 20 से 25 लाख हैं। जिनको डिस्कवर किया गया है वो मात्र 20 से 25 लाख हैं जिनको अभी तक खोजा गया है, या जिनके बारे में पूर्वानुमान लग चुके हैं कि हाँ इस प्रकार का एक जीव हो सकता है, या उनके कोई सिम्टम या उनके कोई सैंपल हमें मिले हैं, ठीक है। तो आगे इसमें बात करें तो जैव विविधता होती कितने तरह की है, तो जैव विविधता को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों का अर्थ, 3 भाग कौन कौन से हैं, प्रजातीय जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता,
और पारिस्थितिकी जैव विविधता। देखिए प्रजातीय जैव विविधता क्या होता है, इससे पहले यह समझना होगा कि प्रजाति क्या होती है। प्रजाति वो जीव होते हैं, उन जीवों का समूह होता है जो दिखने में एक जैसे होते हैं, जिनकी शारीरिक संरचना एक जैसी होती है और जो आपस में जनन कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उसे एक प्रजाति कहा जाता है। जैसे मनुष्य एक प्रजाति के अंतर्गत आएगा, जो कि देखने में जिनकी शेप एंड साइज होती है वो बॉडी की एक जैसी होती है, उसको देख के पहचाना जा सकता है कि ये मनुष्य है और ये आपस में जनन कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गायों की एक प्रजाति है, भैंस की एक प्रजाति है, कुत्ते की एक प्रजाति है। ठीक है, तो देखो प्रजातीय जैव विविधता में सबसे पहला शब्द क्या आता है, प्रजाति। तो प्रजाति क्या होती है, ऐसे जीवों का समूह जो आपस में जनन कर सकते हैं, आपस में जिनकी शारीरिक संरचना एक जैसी होती है, उसे प्रजाति बोलते हैं। और प्रजाति के अंदर जो जैव विविधता होती है उसे प्रजातीय जैव विविधता कहा जाता है। जैसे मनुष्य में बहुत सारी जैव विविधता है, कोई कद का छोटा है, कोई कद का बड़ा है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का एक अलग अपना एक सिम्टम है, अलग एक लक्षण है और दूसरे व्यक्ति का अलग है, कोई भी बिल्कुल एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है, एक ही प्रजाति के जीवों में पाई जाने वाली जैव विविधता। जैसे अपने एरिया की इधर की बात करें तो राजस्थान में जैसे लोग हैं, अगर अफ्रीका की बात करें तो वहाँ के लोग और हमारे अंदर बहुत फ़र्क है। अगर यहाँ से हम अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ के लोगों में और हमारे में बहुत फ़र्क है। ठीक है, रंग रूप आकार बोली चाली हर एक चीज़ में हमारे में क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। तो हैं तो सब मनुष्य ही, प्रजाति सबकी एक है। ठीक है, लेकिन प्रजाति के अंदर जो विविधता आ गई उसे क्या बोलेंगे, प्रजातीय जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता क्या होगी, देखिए जीन्स के कारण, ठीक है, जो जीन होते हैं इनके कारण किसी जीव जाति में जो विविधता आती है उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिकीय जैव विविधता। मान लीजिए अपने कोई प्लांट उगा रहे हैं और वो उसमें सदा ही गुलाबी रंग के फूल लगते हैं, एक टाइम ऐसा आया कि अचानक से उसके अंदर वाइट फूल लग गया, एक अलग प्रजाति तैयार होगी उसमें, कौन सी, सफ़ेद फूलों वाली। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, जीनों में परिवर्तन के कारण हुआ। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, आनुवंशिक जैव विविधता। अब देखिए पारिस्थितिकीय जैव विविधता, सबसे पहले शब्द को समझना होगा, पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी क्या है, जिसे पारितंत्र कह देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या होता है, अजैविक घटक प्लस में जैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। जैसे अजैविक घटक की बात करें तो मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आदि। और जैविक घटक की बात करें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु आपस में ये दोनों चीज़ें जहाँ पर मिक्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पारितंत्र। और पूरी धरती ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पूरी धरती क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पूरी धरती पर अजैविक घटक भी हैं और जैविक घटक भी हैं। ठीक है, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र या छोटा पारितंत्र पूछ ले तो क्या होगा, सबसे छोटा पारितंत्र होगा पानी की बूंद। उसमें पानी अजैविक है, जबकि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या होंगे, जैविक होंगे। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछ ले तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा पृथ्वी, जिसमें क्या है, अजैविक और जैविक घटक दोनों ही हैं। तो जिस क्षेत्र में जैविक और अजैविक दोनों ही घटक होते हैं उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं और दोनों की आपस में अंतक्रिया होती है। जैसे अब पेड़ पौधों की बात करें तो मिट्टी और जल के बिना, वायु के बिना संभव नहीं है। जीव जंतु भी प्रकाश, जल, मिट्टी, वायु के बिना संभव नहीं है। यानी कि दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों से मिट्टी का निर्माण होता है, आपको पता है। पेड़ पौधे जब किसी पहाड़ या चट्टानों पर उगते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जड़ें उनको तोड़ती हैं, भुरभुरा बनाती हैं। जीव जंतु भी क्या करते हैं, ठीक है, जीव जंतु भी इनसे क्रिया करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हैं, प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो इनकी आपस में अंतक्रिया होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव विविधता होती है उसे क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो तीनों के मतलब, तीनों की वर्डिंग समझ में आ गई अपने को। ठीक है, तीनों की वर्डिंग में अपने को प्रजाति क्या होती है, ऐसा समूह जीवों का जो दिखने में समान है और जो आपस में जनन कर सकता है। आनुवंशिक, जो जीनों के कारण जैव विविधता उत्पन्न होती है। पारिस्थितिकी, जो
पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता उत्पन्न होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैसे हम जिस कमरे में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसमें हम जैविक घटक हैं, और यहाँ पर जो स्टूल पड़े हैं, जो मिट्टी है, फर्श है, बेंच है, ये सारे क्या हैं? अजैविक घटक हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में भी अलग अलग तरह के जीव हो गए, अलग अलग तरह के जीव हो गए। कुछ छिपकलियाँ होंगी, कोई मक्खियाँ होंगी, ठीक है, अलग अलग तरह के कुछ मनुष्य हो गए। तो इसके अंदर जो जैव विविधता होगी, इस कमरे में जो जैव विविधता होगी वो क्या होगी? पारिस्थितिकी जैव विविधता होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। इसमें अब जो जैव विविधता है, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? जैव विविधता का जो संरक्षण वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जैव विविधता की अगर अपने बात करें तो जीवों की अलग अलग जातियां, और प्रत्येक जीव का इस धरती पर अपना एक महत्व है, और मनुष्य प्रत्येक को लालच के लिए क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा मेंढक की टांगों का निर्यात होता था, तो मेंढक की टांगों को काट के मेंढक को फेंक दिया जाता था, तो उससे मेंढक की संख्या घटने लगी, और जो दूसरे जीव जंतु जिनको मेंढक खाते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो जैव विविधता में से किसी भी जीव को अगर अपने हटाएंगे तो सारी जैव विविधता प्रभावित होगी। ठीक है, और इसका असर सारे जीवों पर पड़ेगा। तो जैव विविधता का संरक्षण यानी कि प्रत्येक जीव को इस धरती पर बनाए रखना, शिकार रोकना, प्रत्येक जीव की जाति को खत्म नहीं होने देना, उसके लिए जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। और उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? उसके लिए बनाए जाते हैं राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, इसके अलावा चिड़ियाघर भी बनाए जाते हैं, और मृदवन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अगर अपने बात करें तो राजस्थान में इनकी जो संख्या है, अपने राज्य में राजस्थान में जो इनकी संख्या है वो है 3। और ये 3 कौन कौन से हैं? एक तो है रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में है। दूसरा है केवलादेव, जो कि भरतपुर में है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झालावाड़, कोटा और बारां तीनों जिलों के अंदर है। ठीक है, तो अभी हम इनकी बात करेंगे। इन पे राजस्थान बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। इनका स्थान पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि कौन सी जीव जाति इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो नेशनल पार्क की बात करेंगे। उसके बाद में जो आपके बुक के अंदर अभयारण्य दिए हुए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्क में जो हम पहला करेंगे वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर है ये है कहाँ? ये है सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर को बसाने वाले सवाई माधो सिंह थे। तो सवाई माधोपुर ये जो है, जब रियासत होती थी, राजा होते थे, उस समय ये जयपुर के राजाओं का शिकारगाह होता था। जयपुर के राजाओं का शिकारगाह। और 1985 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसको क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। कब? 1985 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, जो वर्तमान में सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और ये ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों है? क्योंकि जो महारानी थी विक्टोरिया, वो भी इसके अंदर घूमने आई थी। जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो भी इसके अंदर आए थे। एक बहुत ही हॉलीवुड में एक चर्चित कलाकार आते हैं रसेल ब्राउन्स, जो कि एक हास्य कलाकार थे, जिनकी बहुत सारी मूवियाँ आपने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी। उन्होंने भी अपनी शादी इसी के अंदर की थी, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और बहुत ज़्यादा इससे आपके 10th के बोर्ड में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो मनमोहन सिंह है, जो इंदिरा गांधी है, या जो भी राष्ट्रीय नेता थे, या जो हॉलीवुड के कलाकार थे, वो लगभग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ रसेल जो ब्राउन्स मैंने आपको बताया, जो एक कॉमेडी कलाकार था, उसकी शादी भी इसी पार्क के अंदर संपन्न हुई थी। तो इसके अंदर जो
मेन चीज़ है कि ये भारतीय बाघों का घर है, भारतीय बाघों का घर। आपकी बुक में लिख रखा है कि यहाँ की प्रसिद्ध जीव कौन सा है, तो यहाँ के प्रसिद्ध हैं बाघ। ठीक है, इसे कहा जाता है भारतीय बाघों का घर। ठीक है, तो इसके अंदर टाइगर प्रोजेक्ट भी चला था, देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं चला था। ठीक है, और जो चला था 1973 से 1976 के मध्य देश में अलग अलग जगहों पर चलाए गए थे। पहला यहाँ चलाया गया था, दूसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, तीसरा जो चलाया गया था मुकुंदरा में चलाया गया था, दूसरा सिरस्का अभ्यारण्य के अंदर चलाया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था, और टाइगर जो प्रोजेक्ट चलाने वाले थे वो थे कैलाश सांखला, कैलाश सांखला जोधपुर के थे, जिनको टाइगर मैन कहा जाता है। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट चला, भारतीय बाघों का घर है। 1985 में नेशनल पार्क, जयपुर के राजाओं का क्या था, शिकारगाह था। और सवाई माधोपुर, जो सवाई माधोपुर है वहाँ पर यह रणथंभौर अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो अभी इसकी और बात करें तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बहुत सारे वैसे जीव पाए जाते हैं, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट चलने के कारण यहाँ के भारतीय बाघ जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं। यहाँ पर जो सीताफल पाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वन पाए जाते हैं दोगड़ा के। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन दोगड़ा के ही हैं। राजस्थान में, यानी कि राज्य में लिख दूँ, राजस्थान में सर्वाधिक वन इसी के हैं, सर्वाधिक वन। ठीक है, और यहाँ पर लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं, लाल सिर वाले तोते, लाल सिर वाले तोते भी यहाँ के मशहूर हैं। सीताफल और दोगड़ा के वृक्ष हैं यहाँ पर। भारतीय बाघों का घर कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट इसी के अंदर चला था। बाकी आपके लेवल का इसमें कुछ नहीं है, मेन इतना ही आपको याद रखना है। अब दूसरे की अगर अपने बात करें, जो दूसरा नेशनल पार्क आता है जो है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य, इसको सीधा राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली, पक्षियों की प्रजनन स्थली या पक्षियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। किसे? केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य को। ठीक है, तो दूसरी बात, इसको 1986 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। नेशनल पार्क का दर्जा इसे कब दिया गया? 1986 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है, और डॉक्टर सलीम अली, जिसके बारे में अभी अपने अगला चैप्टर शुरू करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों का, डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली का यह कार्यस्थल है। पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, उन्होंने इसी के अंदर बहुत सारी रिसर्च की थी। एक केवलादेव अभयारण्य में जब अपने जाते हैं तो एक साइड के अंदर एक अलग से एक रूम बने हुए हैं जिनके बाहर इनका नेम भी लिखा हुआ है डॉक्टर सलीम अली का। ठीक है, तो जो इनकी कार्यस्थली थी, तो इसके अलावा पक्षियों का स्वर्ग है, ये पक्षियों की प्रजनन स्थली है, पक्षियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर जो आते हैं क्रेन पक्षी, ठीक है, साइसर क्रेन बोलते हैं जिनको, वो पक्षी यहाँ पर आते हैं। और वो आते कब हैं? वो आते हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और वापस कब जाते हैं? वापस जाते हैं वो मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। अक्टूबर नवंबर में आते हैं, मार्च अप्रैल में वापस चले जाते हैं। ठीक है, आते क्यों हैं? जनन के लिए, जनन के लिए। ठीक है, किस लिए आते हैं? जनन के लिए आते हैं। तो आपसे पूछ ले जाए पक्षी कौन सा है, तो साइसर क्रेन जो इसके लिए मशहूर है, पक्षियों का स्वर्ग है, पक्षियों की प्रजनन स्थली है। 1986 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। डॉक्टर सलीम अली की ये क्या है? कार्यस्थली है। ठीक है, पक्षियों के लिए मशहूर है, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य। यहाँ पर केवलादेव इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक शिव मंदिर है, ठीक है, जिसे केवला बोला जाता है, और केवलादेव के नाम पर इसका नंबर जो नाम है
वो केवलादेव पड़ा। अब नेक्स्ट वाले की अपने बात करें तो नेक्स्ट जो राजस्थान में नेशनल पार्क है वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। वैसे इसको नेशनल जो नाम है वो 2012 में दिया गया था, ठीक है, वसुंधरा राजे के द्वारा। तो इसकी जो नेशनल का जो केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा था वो अशोक गहलोत जी के द्वारा लिखा गया था, और नाम जब इसको मिला 2012 के अंदर तो वो किसने दिलवाया था, वसुंधरा राजे ने दिलवाया था, मुख्यमंत्री जो पिछले सेक्शन में रही थी अपने। तो ये है कहाँ, ये है झालावाड़, झालावाड़ 12 और कोटा, 3 जिलों के अंदर आने वाला नेशनल पार्क है एकमात्र मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। और ये है कहाँ, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं एमपी से इधर आती हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ उनके ऊपर बसाया गया है, विंध्याचल की पहाड़ियों पर है। जो इससे पहले मैंने आपको रणथंभौर बताया वो विंध्याचल और अरावली दोनों का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ सवाई माधोपुर में बसाया गया है, ठीक है। तो इसमें तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चला, तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चला, ठीक है। और ये साथ में है उसके सवाई माधोपुर के, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ इसीलिए चलाया गया था क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आपस में कनेक्शन रहता है, तो टाइगर वगैरह हैं जो उनके लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये किसके लिए मशहूर है, ये घड़ियाल के लिए मशहूर है, ठीक है। प्लस में वही साइसर क्रेन पक्षी है उसके लिए ये मशहूर है, ठीक है। तो 3 नेशनल पार्क हैं राजस्थान में, मैंने आपको बता दिया। पहला रणथंभौर है, दूसरा केवलादेव है और तीसरा मुकुंदरा हिल्स है। सन भी बता दिए 1985, 1986 और 2010, ठीक है। रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। केवलादेव कहाँ है, भरतपुर में है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, झालावाड़ 12 और कोटा 3 जिलों के अंतर्गत आता है। तो कल अपने करेंगे अभयारण्य, और अभयारण्य में पहला अभयारण्य करेंगे अपने सरिस्का अभयारण्य। धन्यवाद।